Assalamualaikum students, this is Dr. Syed Shahzad, Histopathology and Lecture 5, and today our topic is shock and their classification and their causes and what are the compensatory mechanism involved in the shock. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉक के बारे में है कि शॉक क्या चीज़ है, क्यों होता है, मेडिकल कंडीशन है, क्या इसमें मसला क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे, उसके काजेस क्यों होता है, एटियोलॉजी इसकी क्या होती है, और साथ साथ उस मैकेनिज़्म को जो शॉक को कंपेंसेट करता है वो कौन सा मैकेनिज़्म होता है जो शॉक को कंपेंसेट कर रहा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक आज क्या है, उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए एक हदीस मुबारक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर तेरे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए तो वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अपना टॉपिक पे आते हैं शॉक। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग एनफ ब्लड फ्लो। सो शॉक क्या चीज़ है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जब हमारे बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई या प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता। लैक ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स दैट सेल्स एंड ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। अब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलना, प्रॉपर ब्लड नहीं मिलना, इसका मतलब ये है, इसका मानी ये है कि सेल्स और ऑर्गन जो होते हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे और वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे। Many organs can be damaged as a result of shock। तो इसी वजह से क्या होते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन इसकी वजह से शॉक में चले जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन। शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड कैन गेट वर्स वेरी रैपिडली। क्या कहते हैं कि शॉक जो होते हैं इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट या इसकी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ रैपिडली ये वर्सन की तरफ जा सकता है, ये सीवियर की तरफ जा सकता है। एज मैनी 1 in 5 पीपल हु सफर शॉक विल डाई फ्रॉम इट। ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, स्किल्स के लिहाज के लिए इम्पोर्टेंट एक लाइन है कि 1 में से 5 बंदों में से एक बंदा जो होता है वो शॉक से क्या करता है, जो सफ़र करता है शॉक से, वो 5 में से एक बंदा ज़रूर मरता है इसमें। तो इसके टाइप से कुछ नंबर 5 जो है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? ये कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब ये है कि हार्ट रिलेटेड है। ये क्यों होता है? ये हार्ट का प्रॉब्लम जब होता है कार्डियोजेनिक इस वजह से होता है, जो हार्ट का मायोकार्डियम होता है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, इसकी वजह से वो किस चीज़ में चला जाता है, उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता उसको, तो वो किस में चला जाता है, वो शॉक में चला जाता है। फिर हाइपरवॉल्यूमिक शॉक caused by too little blood volume। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी कहीं पे भी हो सकता है, स्पेशली उन ऑर्गन्स को हो सकता है, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को। इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इस वजह, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम इसमें क्या है, हाइपो है, कम है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है, उस वजह से क्या होता है, ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। अब सेकंड जो आता है ये एनाफिलेटिक शॉक। एनाफिलेटिक शॉक कब होता है? काज बाय द एलर्जिक रिएक्शंस। एनाफिलेटिक शॉक एलर्जिक रिएक्शंस के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जैसे कि हमारे वायरसेस स्पेशली जो आ गए उसके साथ साथ ये कंडीशन एनाफिलेटिक शॉक ज़्यादातर होता है। तो नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है वो है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्यों होता है? ये इन्फेक्शंस की वजह से होता है और ये स्पेशली सेप्टास को इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारे हार्ट में सेप्टास हैं, जहाँ पे होते हैं, ये स्पेशली उनको इन्वॉल्व करता है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, टारगेट करता है बाकी ऑर्गन्स को, और ये सेप्सिस के थ्रू फिर ये बाकी पार्ट्स तक ये पहुँच रहा होता है। सो नंबर लास्ट जो हमारे पास है वो है न्यूरोजेनिक शॉक caused by the damage to the nervous system। न्यूरोजेनिक शॉक कब होता है? जब हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, उसको कोई डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक वहाँ पे आ जाता है। अब इसकी काजेस क्या होते हैं, क्यों होता है ये सारा कंडीशन? शॉक कैन बी काज्ड बाय द एनी कंडीशन दैट रिड्यूस द ब्लड फ्लो।
शॉक उन कंडीशंस के साथ होता है, जो भी कंडीशन हो, जो भी सारे कंडीशन व्हाटसएवर जो भी हो, जो कि क्या करता है, जो कि ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है। नंबर सेकंड, हार्ट प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर। अब क्या कौन सी कंडीशन है कि हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर भी हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ भी ये क्या कर सकता है, शॉक की तरफ लेके जा सकता है। लो ब्लड वॉल्यूम, जिसके जो कि लो ब्लड वॉल्यूम क्यों होता है, हैवी ब्लीडिंग हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। एक चीज़ और भी आपके साथ इसमें ऐड करूं, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें शॉक की जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है। सो चेंजेस इन ब्लड वेसल्स एज इन्फेक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, ये जो मैंने आपको बताया कि जो एनाफिलेक्टिक शॉक था वो भी इसी की वजह से हो सकता है कि जब हमारे ब्लड वेसल उसमें चेंजेस आ जाए। चेंजेस क्यों आते हैं ब्लड वेसल में? चेंजेस इस वजह से आते हैं ये कि इन्फेक्शंस वो बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। Certain medicines that significantly reduce the heart functions are blood pressure. कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हार्ट के पेशेंट यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये कंडीशन होती है कि वो ब्लड फ्लो और हार्ट रेट को, वो हार्ट फंक्शन को क्या कर देती, कम कर देती है। Shock is often associated with the heavy external or internal bleeding from the serious injuries. शॉक, जाहिर सी बात है, शॉक तब होता है जब सीवियर ब्लीडिंग हो जाए। आपने देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट्स को जब इमरजेंसी में लेके आते हैं तो उनके साथ हम क्या हम ट्रीट करते हैं, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं। ब्लीडिंग इसी वजह से रोकते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो शॉक में चले जाएं। स्पाइनल इंजरीज कैन आल्सो काज बाय दी शॉक। स्पाइनल इंजरीज जो होती हैं, इसमें आप सबको पता है कि स्पाइनल इंजरीज में क्या होता है, जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो ज़्यादातर डैमेज हो जाती है, जो कि ब्लड जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अब जो लास्ट में यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, ये एक एग्जांपल होती है किस चीज़ की, शॉक की एग्जांपल होती है जो कि इन्फेक्शंस की वजह से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके सिम्पटम्स क्या आएंगे हमारे पास? सिम्पटम इसके जो होती है, एंजाइटी होती है, एजिटेशन होती है, रेस्टलेसनेस आते हैं। एंजाइटी क्या होती है, घबराहट फील होना, एजिटेशन होना, तो इस तरह फील होना कि आप बिल्कुल घबराहट फील करते हैं, आप जो है तो रेस्टफुल फील नहीं करते, आप थके हुए होते हैं, आपको आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। ब्लूइश लिप्स और फिंगर नेल्स, इसमें ये भी कंडीशन हो सकते हैं, जो आपके लिप्स होते हैं या आपके फिंगर नेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लूइश हो जाते हैं, पर्पल कलर के हो जाते हैं। आपको चेस्ट पेन भी इसके साथ हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकती है। कन्फ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि आप या डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस एंड फैटनेस, ये इसी वजह से होते हैं कि आपको ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, इस वजह से ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ में चला जाता है और शॉक की तरफ जा रहा होता है, और आपको ये इंडिकेटिंग साइन होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि जो ब्रेन है वो इसकी तरफ जा रहा है। पेल, कूल, क्लैमी स्किन, ये भी इसी के साथ होता है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ये भी इसके साथ होता है। लो और नो यूरिनरी या यूरिन आउटपुट, कम या बहुत ज़्यादा या ना होने के मुताबिक यूरिन आउटपुट आपका कम हो जाता है। परफ्यूज स्वेटिंग, मॉइस्ट स्किन, परफ्यूज स्वेटिंग भी हो सकती है इसके साथ, या मॉइस्ट स्किन, आपका जो स्किन होता है वो भी बिल्कुल ही गीला सा इस तरह होता है, नम स्किन होता है आपका। रैपिड बट वीक पल्स, आपकी जो पल्स होती है रैपिड होती है लेकिन वीक, आप इसको इतने आसानी से फील नहीं करते। ब्रीथिंग जो होती है वो आपकी शॉलो हो जाती है, मतलब आप ब्रीथिंग सही से नहीं कर सकते। बीइंग अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव, आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं और अनरिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं किसी भी रिस्पॉन्स के साथ। अब आते हैं हमारे पास कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है द रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग अक्यूट ब्लड लॉस causes a fall in the central venous pressures and cardiac fillings। क्या कहते हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया किसी भी कंडीशन की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर और कार्डियक फिटिंग पे वहाँ पे क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। दिस लीड टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, इससे क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो रिड्यूस होता है और आर्टीरियल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है।
द बॉडी हैज़ नंबर ऑफ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी के बहुत सारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, become activated in an attempt to restore arterial pressure and blood volume back to the normal। बहुत सारे compensatory mechanisms होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि शॉक में स्पेशली यूज होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है रिड्यूस या टू रिस्टोर आर्टीरियल प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम बैक टू दी नॉर्मल। सो दीज मैकेनिज्म इंक्लूड बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ये भी एक किस्म का मैकेनिज्म आता है। कीमो रिसेप्टर्स कुछ केमिकल्स के साथ होते हैं। सर्कुलेटरी वेजोकंस्ट्रक्टर्स जो कि वेजोकंस्ट्रक्शंस काज करते हैं। रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर जो कि किडनीज परफॉर्म करते हैं। रीनल एब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। एक्टिवेशन ऑफ थर्स्ट मैकेनिज्म्स, आपको प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यूज फ्लूइड्स जो कि रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं टिश्यूज के फ्लूइड को। The body can quickly sense a fall in a blood pressure to the arterial and cardiopulmonary baroreceptors। हमारी बॉडी को किस तरीके से पता चलता है, वो ब्लड प्रेशर्स को किस तरह मेजर करता है, वो आर्टीरियल एंड कार्डियोपल्मोनरी जो कि बैरोरिसेप्टर्स हैं उसके थ्रू उसको पता लग जाता है। देन एक्टिवेट द सिंपैथेटिक adrenergic systems to stimulate the heart, increase heart rate and contractility। इससे क्या होता है, सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक सिस्टम वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट करता है हार्ट को, किसके लिए, ताकि वो इंक्रीज करे हार्ट रेट को और कंट्रैक्टिलिटी को। सो द कंट्रैक्ट ब्लड वेसल्स इंक्रीज सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इससे क्या हो जाता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। Sympathetic activations has later direct influences on the brain and cardiopulmonary coronary blood vessels। So these circulations can benefit from the vasoconstriction that occurs in these organs। जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस होते हैं वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ ही इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेन पे और कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो कि हार्ट के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हार्ट के ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये सर्कुलेशंस जो होते हैं ये बेनिफिट होते हैं वैसोकंस्ट्रक्शन इन ऑर्गन्स के लिए, हार्ट के लिए स्पेशली और ब्रेन के लिए। सो particularly in the GIT skeletal muscles and renal circulations that's due to the increased systematic vascular resistance and the arterial pressures। सो हमारा आज का जो टॉपिक था वो शॉक पे था कि शॉक क्या चीज़ है, उसके टाइप्स कौन से थे और इसके काजेस क्या होते हैं। उसके बाद कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बॉडी के क्या होता है जो कि कंपेंसेट करता है, अगर ब्लड फ्लो हो वहाँ पे ब्लड लॉस हो भी गया तो उसको कंपेंसेट कौन करता है, मैकेनिज्म्स के होते हैं, जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के हवाले से भी और MCQs के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, जो हमारा आखिरी और लास्ट लेक्चर हमारा होगा, जो कि आपकी असाइनमेंट भी होगी, वो किस चीज़ पे होगी, वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म्स और डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल एंड वीनस एम्बोलाई या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं, या एम्बोलाई या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस पे होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।